आदाब, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे ख़ास प्रोग्राम हेलो परवाज़ में और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम अली। कहते हैं चेहरा इंसान की शख्सियत का आईना होता है। अगर वही चेहरा बढ़ती उम्र या किसी वजह से ख़राब हो जाए तो ख्याल आता है कॉस्मेटिक सर्जरी का। जी हाँ, नए नक्श तराशने से लेकर पेट की चर्बी कम करने तक का काम कॉस्मेटिक सर्जरी से हो सकता है। जहां इसके फायदे हैं वहीं कुछ नुकसान भी हैं। तो आज बात होगी कॉस्मेटिक सर्जरी की और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन डॉक्टर ललित चौधरी। आपका वेलकम है हमारे इस प्रोग्राम में। नाज़रीन, आप भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। हमारे नंबर्स हैं 012066938847, 012066938869 और 9205353184। इन नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और प्लास्टिक सर्जरी या जैसे आज हमारा टॉपिक है कॉस्मेटिक सर्जरी से जुड़े सवाल हमसे पूछ सकते हैं। डॉक्टर ललित, जैसे मैंने कहा कि आज हम बात करेंगे कॉस्मेटिक सर्जरी की, तो प्लास्टिक सर्जरी के बारे में हम सभी ने सुना है, हम सभी जानते हैं, लेकिन ये कॉस्मेटिक सर्जरी, इसको हम किस तरह से समझें? प्लास्टिक सर्जरी, जो कि हमारे विभाग का भी नाम से जाना जाता है, एक बहुत बड़ा अपने आप में एक टॉपिक है जी। पर कॉस्मेटिक सर्जरी उसका एक पार्ट है, एक उसका हिस्सा है। जो मेन फ़र्क है कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी में वो ये है कि प्लास्टिक सर्जरी में तो एक कारण होता है जिसकी वजह से आप एक डिजीज़ है उसका इलाज कराने के लिए आते हैं, चाहे वो जन्म से हो, चोट लगने के बाद हो या और किसी वजह से लाइक जलने से। पर कॉस्मेटिक सर्जरी में आप इलाज एक ऐसे व्यक्ति का कर रहे हैं जो देखने में अदरवाइज बिल्कुल ठीक है, वो नॉर्मल चलता हुआ पेशेंट है। अगर उसकी सर्जरी ना की जाए तो भी उसकी लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर वो अपनी एक बॉडी इमेज या किस और 2-3 कारण है जिनकी वजह से वो सर्जरी कराना चाहता है, इसलिए वो कराता है। अच्छा। तो ऐसे पेशेंट्स कॉस्मेटिक सर्जरी में बोले जा सकते हैं और ये इम्पॉर्टेंट है कि उन्हें बताया जाए कि ये एक डिजीज़ का ट्रीटमेंट नहीं है, ये एक आपकी बॉडी इमेज चेंज करने के लिए किया जा रहा है या उससे रिलेटेड कोई परेशानी है उसको ठीक करने के लिए किया जा रहा है। तो यहाँ एक नॉर्मल इंडिविजुअल हमारे सामने है। जी। अच्छा, ये कॉस्मेटिक सर्जरी में हम किन किन पार्ट्स की सर्जरी कर सकते हैं, किस किस तरह से की जा सकती है? कॉस्मेटिक सर्जरी के अंदर अगर हम गिनाना शुरू करें तो हेड टू टो यानी सर से पाँव तक हेयर ट्रांसप्लांट एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, वहाँ से शुरू कर सकते हैं। फिर चेहरे में आते हैं तो चेहरे में नॉर्मल स्कार से लेकर एज रिलेटेड यानी उम्र के साथ उसमें जो चेंजेस आते हैं उसकी सर्जरीज होती हैं। तो वो फेस लिफ्ट हो सकता है या आपकी ब्रो लिफ्ट हो सकता है या आई के नीचे जो बैग्स आते हैं उनकी सर्जरी हो सकती है। नाक में टेढ़ापन या आपको खुद नाक किसी वजह से ना पसंद हो, उसमें थोड़ा या ज़्यादा चेंज चाहते हैं, उस वजह से हो सकता है। होठ चेंज करे जाते हैं, फेस लिफ्ट, नेक लिफ्ट, ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें जो चेहरे पे की जाती है। यही चीज़ अगर जलने या चोट लगने के कारण हो वो कॉस्मेटिक सर्जरी में नहीं गिना जाना चाहिए, वो रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी होती है। अच्छा। इस आगे जाएं तो फिर बहुत सारे पेशेंट चाहे ब्रेस्ट कम या ज़्यादा कराना, टमी जो उनकी फुली हुई है या लटकी हुई है उसको कम कराना या ज़्यादा कराना, यानी कि टमी टग या केवल लाइपोसक्शन टाइप के प्रोसीजर्स हैं। फिर थाई में भी ऐसे ही लिफ्ट या वॉल्यूम कम करना जैसे लाइपोसक्शन जैसे प्रक्रिया के थ्रू। ये देखा जाए तो ये कॉस्मेटिक सर्जरी एक रिजल्ट जो हेड टू टो हर प्रोसीजर से रिलेटेड भी बोला जा सकता है। कोई भी सर्जरी आप करें वो पेशेंट को एक्सेप्टेबल होगी अगर वो देखने में उसका रिजल्ट अच्छा होगा, पर केवल कॉस्मेटिक सर्जरी में बोले तो ये कॉमन तरीके हैं। जी। अभी जिस तरह से आपके पास डेली ही पेशेंट्स आते होंगे, तो इनमें उन लोगों की कितनी तादाद है जिन्हें वाकई कॉस्मेटिक सर्जरी की ज़रूरत है और उन लोगों की कितनी तादाद है जो शौकिया करवाते हैं? इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है जो पेशेंट सामने से आ रहा है वो, जैसे मैंने बताया, कॉस्मेटिक सर्जरी में डिजीज़ नहीं है। अब हमें ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे बाद में भी पेशेंट जाने के बाद सेटिस्फाई रहे कि वो चाहता क्या है, मतलब उसकी बॉडी इमेज चेंज के बारे में उसका अपना नज़रिया क्या है और वो वास्तविक में हम चेंज कर सकते हैं या केवल उसका नज़रिया है। तो हम नज़रिए का इलाज कर रहे हैं या चेहरे का इलाज कर रहे हैं, जरूरी है जानना। मतलब हमें लगता है पेशेंट को एक लिमिट तक हम टेढ़ी नाक को सीधा तो कर देंगे, पर उसके बाद भी वो सेटिस्फाई नहीं होगा। ये इस चीज़ को पक्का करने के लिए उसकी काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जो शुरू में बिठा करके उसको क्या क्या हो सकती है पॉसिबिलिटी बताएं। तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉस्मेटिक सर्जरी के पेशेंट के लिए। काउंसलिंग हर केस में जरूरी है या कुछ केसेस में जरूरी है? हर केस में कॉस्मेटिक सर्जरी के काउंसलिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि वो एक नॉर्मल
बिना किसी डिजीज के वॉक करके आया पेशेंट है। बहुत बार जो कारण है पेशेंट के वो खुद के नहीं होते हैं। लाइक पेशेंट सोशल मीडिया में सेल्फी खींचकर और अपने दोस्तों के बीच में जो किसी ने बोल दिया वैसा सोचने लगता है, तो उसकी नज़र अपने ऊपर ज़्यादा पड़ती है और उसे लगता है कि शायद ये ऐसा होता तो मुझे कुछ और एक्सेप्टेंस मिलती सोसाइटी में। पर ये उसकी खुद की अपनी बॉडी की मांग नहीं है, सेल्फ इमेज नहीं है। तो सेल्फ इमेज खुद की है या लोगों ने इम्पोज की है, यानी पीयर प्रेशर जो बोलते हैं वो है। ये दोनों अलग चीज़ हैं। तीसरी चीज़ होती है जैसे पेशेंट को एक बॉडी डिस्मॉर्फिया सिंड्रोम बोलते हैं, उसको अपनी बॉडी में कुछ ना कुछ कमियां दिखती हैं, वो सर्जरी पे सर्जरी कराने के लिए उतावला होता है। तो इन कैटेगरीज को ध्यान में रखना चाहिए और सर्जरी केवल उसी पेशेंट की करनी चाहिए जो इस चीज़ को समझ ले कि आप किस लिमिट तक जाकर के उसको रिजल्ट दे सकते हैं, ना कि वो केवल अपने ख्यालों की दुनिया में रिजल्ट चाहता है और बॉडी पे रिजल्ट हम वो नहीं दे सकते। जी, अक्सर हम लोग सुनते हैं कि इसने कॉस्मेटिक सर्जरी करवाई और वो ख़राब हो गई तो उनका चेहरा बिगड़ गया। तो बहुत सारे केसेस इस तरह के भी सुनने में आते हैं। तो कॉस्मेटिक सर्जरी अगर किसी ने करवाई है तो वो सर्जरी कामयाब कब होती है, किन केसेस में होती है? इसमें 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जैसे अभी तक मैंने बताया कि पेशेंट क्या चाहता है ये एकदम क्लियर हो जाना चाहिए, तो उसकी एक साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन आपको करना ज़रूरी है। तो पेशेंट जब पहली बार आप देख रहे हैं तो तभी ये तय कर लेना चाहिए कि सच में सर्जरी जो मैं इसको फ़ायदा दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा। दूसरा, पेशेंट इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा कि नहीं, सारी चीज़ें, सारी कॉम्प्लिकेशंस बता के चलनी चाहिए। कॉम्प्लिकेशन हो सकता है 100% सर्जरी रिजल्ट ठीक है तो भी पेशेंट को लगे, क्योंकि ये वो नहीं चाहता था जो रिजल्ट हमने दिया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मैक्सिमम टाइम उसको पहले समझाने में लगाएं, रादर देन वो बाद में पूरी जिंदगी परेशान रहे सोच के कि ये मैं नहीं चाहता था और मेरा ऐसा रिजल्ट आया। आप एक ही सर्जरी 10 लोगों में सेम जगह सेम सर्जन करेगा, हो सकता है सब पेशेंट्स का रिजल्ट अलग आए। इसका मतलब बॉडी की अपनी हीलिंग कैपेसिटी अलग होती है, बॉडी की टिश्यू अलग तरह से बिहेव करते हैं हर इंडिविजुअल के। तो सेम चीज का जब रिजल्ट अलग हो सकता है तो कभी भी एक किसी पेशेंट को कुछ प्रॉमिस इस तरह से नहीं करना चाहिए। एक रेंज देनी चाहिए कि हम इतने % आपका रिजल्ट ला सकते हैं, उससे ज़्यादा आप सोच रहे हैं तो वो फिर ठीक नहीं है। तो उसके लिए आपको इवैल्यूएशन करना पड़ेगा और उसमें आपको ध्यान रखिए ऐसे में पेशेंट बॉडी डिस्मॉर्फिया का शिकार ना हो, क्योंकि उसका इलाज सर्जरी नहीं, उसको साइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। जी, अच्छा, कॉस्मेटिक सर्जरी में सर्जरी के अलावा क्या मेडिसिन्स और खान पान का भी रोल है? कॉस्मेटिक सर्जरी जैसे मैंने बताया एक नॉर्मल इंडिविजुअल कराने आया है तो उसको एक अपनी पूरी बॉडी इमेज चेंज करनी है, तो सर्जरी एक उसका इम्पॉर्टेंट पार्ट है। पर इसके अलावा और चीज़ें भी उसे अपनी लाइफस्टाइल चेंज करना ज़रूरी है। कोई पेशेंट जैसे लाइपोसक्शन के लिए आ रहा है, उसको अपनी टमी का लाइपो कराना है, तो आप सीधा जाके उसका लाइपो कर देंगे, पर वो वापस जाके फिर अगर एडजस्ट नहीं कर पा रहा है तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि उसके लाइफस्टाइल यानी सेडेंट्री लाइफस्टाइल यानी बैठ के काम करने के और केवल बिना सोचे खाने वाली चीज़ों को ऊपर भी हम लोग ध्यान दें और उसे समझाया जाए कि पहले आप इतना वेट लूज करके आओ, तब हम आपके लिए लाइपोसक्शन की सर्जरी करेंगे। ऐसा ना हो कि पेशेंट 100 किलो से ऊपर है और आप उनसे बोल दे रहे हैं कि ठीक है हम आपकी सर्जरी कर देंगे, पेशेंट तो आ गया पर उससे रिजल्ट उसका नहीं आएगा, क्योंकि वो हम लोग एक बार में 10% से ज़्यादा लाइपोसक्शन नहीं कर सकते हैं। तो मतलब 10 किलो का फ़र्क हुआ तो वो कोई मेजर फ़र्क उस पेशेंट को नहीं दिखेगा। जो ये सर्जरीज हैं ये इंचेस लॉस यानी कि केवल वॉल्यूम लॉस के लिए बनी है, वेट लॉस के लिए नहीं बनी है। तो इसमें इम्पॉर्टेंट है कि पेशेंट अपना लाइफस्टाइल चेंज करे। लाइफस्टाइल चेंज में उसको थोड़ा मोबाइल होना होगा, वेट अपने से लॉस करके आना होगा, तब हमें लगेगा कि हाँ वो तैयार है कराने के लिए ये सर्जरी। जी, जैसे आप बता रहे हैं लाइपोसक्शन के बारे में, तो इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं? इसमें जो एक्स्ट्रा चर्बी है क्या उसको निकाल दिया जाता है? एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है लाइपोसक्शन के, दो सारे पेशेंट जो सबसे कॉमन पूछते हैं, एक तो आप लाइपोसक्शन के बाद और जगह फैट बढ़ जाता है वापस आ जाता है, ऐसा नहीं है। लाइपोसक्शन से उस एरिया का ही केवल काम हुआ है, बाकी जगह या उसी एरिया में दोबारा फैट नहीं आएगा। लाइपोसक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फैट सेल्स आप निकाल दे रहे हैं, वो कभी मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। उनका वॉल्यूम एक लिमिट तक चेंज हो सकता है पर मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। इसीलिए हम मानते हैं जिस एरिया में ठीक से लाइपोसक्शन हुआ है वहाँ दोबारा लाइपोसक्शन करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो एक तरह से ये उस एरिया का परमानेंट इलाज है, पर ये उसी में करना है जिसमें एक मिनिमम 2 इंच की
पिंच टेस्ट करके देखते हैं, होनी चाहिए। टिश्यू की इलास्टिसिटी होनी चाहिए, यानी रबर की तरह वो वापस खींचने वाला होना चाहिए। आप लाइपोसक्शन 50 के बाद करेंगे या 20 साल की उम्र में करेंगे, उसमें रिजल्ट अलग आएगा, क्योंकि इलास्टिसिटी कम हो गई है। तो आप जैसे मान लीजिए कि एक पूरा फैट तो निकाल लिया पर स्किन हैंग कर रही है, वो वाली हालत पेशेंट की नहीं होनी चाहिए, नहीं तो उसका पर्पस सॉल्व नहीं होगा। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं बैंगलोर से, समीरा। हेलो। हेलो समीरा। हेलो जी समीरा, बताएं क्या सवाल है आपका? जी बोलिए जी, सवाल बताएं, क्या सवाल है, क्या पूछना है आपको? क्या गाल भी मोटे कर सकते हैं? आजकल देखो, दो तरह से वॉल्यूम चेंज किया जा सकता है, चाहे वो गाल के लिए हो या बाकी बॉडी के हिस्सों के लिए हो। एक है फिलर्स, जो आप देखते होंगे, जो कॉस्मेटिक सर्जन के अलावा डर्मेटोलॉजिस्ट और बाकी लोग भी करते हैं, वो टेम्परेरी होता है, आपको 6 महीने से 1 साल में चेंज कर बार बार दोबारा लगाना पड़ता है। दूसरा, हम लोग एज ए प्लास्टिक सर्जन करते हैं फैट ग्राफ्टिंग, यानी फैट अपनी बॉडी से ही सिरिंज से लिया और सिरिंज से डाल दिया। तो ये जो फैट ग्राफ्टिंग है, इसके लॉन्ग टर्म रिजल्ट हैं। दूसरी चीज़, ये अपनी बॉडी का टिश्यू है खुद का, तो ये ज़्यादा एक्सेप्टेबल होता है बॉडी को, इसमें इन्फेक्शन नहीं होता है। 10 से 20% ओवरडू करना होता है, मतलब आपको गाल में जैसे आंख के नीचे गड्ढे या गाल में गड्ढे, उसमें फैट डालेंगे तो वो ज़्यादा नेचुरल रिजल्ट आएगा और लॉन्ग लास्टिंग होगा जी। तो बिल्कुल डाला जा सकता है जी। एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ गई हैं, परवीन। हेलो। हेलो। हेलो जी जी, सवाल बताएं, क्या सवाल है आपका? परवीन, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? जी जी, आवाज आ रही है। हेलो। जी जी, सवाल बताएं, क्या सवाल है आपका, क्या जानना है? दरअसल हमारी वाइफ है, उनको वो हुआ था चेचक, और उसके बाद फेस पे जगह जगह बहुत सारे गड्ढे हो गए हैं। तो क्या ये पॉसिबल है कि सर्जरी के द्वारा ये गड्ढे भर जाए? जो चेचक के निशान होते हैं वो गहरे होते हैं, ठीक है ना, उसको आइस पिक जैसे निशान होते हैं। तो जो भी प्रोसीजर हैं, जो सर्जिकल या नॉन सर्जिकल, जो ऊपर की हिस्से की लेयर जो स्किन की होती है उसको शेव ऑफ करने के लिए बने हैं, उससे केवल सुपरफिशियल यानी ऊपर ऊपर के निशान जाते हैं। पर जो इसमें चेचक वाले हैं ये गहरे हैं, तो इसमें ये सारे प्रोसीजर करके नहीं रिजल्ट आता। इसमें जो तरीका है वो सबसीजन फैट ग्राफ्टिंग बोलते हैं, यानी कि नीडल से उसके बेस से नीचे से उसको फ्री कर दो और फिर वो वापस ना चिपके, इसलिए उसमें या तो फिलर या फैट जैसे हम लोग डालते हैं वो डाल दो, तो वो फ्लैट हो जाएगा। मैक्सिमम रिजल्ट यही दिया जा सकता है, क्योंकि ये नंबर में बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए इसमें और कुछ करना नहीं बनता है। इससे आपका रिजल्ट माने तो 50% से ज़्यादा आ सकता है उस एरिया में, एक्सेप्टेंस लेवल। जी, जैसे अगर किसी ने भी कॉस्मेटिक सर्जरी करवाई तो ये जो इसके रिजल्ट्स हैं वो कब तक रहते हैं? जैसे मैंने ही सुना है कि कॉस्मेटिक सर्जरी अगर कोई करवाता है तो उसके रिजल्ट्स है तो 2 साल, 3 साल, 1 साल इस तरह से रहते हैं। कॉस्मेटिक सर्जरी वैसे तो बॉडी के किस हिस्से पे हो रही है उससे रिलेटेड है रिजल्ट आना, पर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है आज की तारीख में सपोज हमने फेस लिफ्ट किया या कोई भी फेस का या बॉडी का प्रोसीजर किया, तो उसका रिजल्ट कब तक रहेगा? हम पेशेंट को प्रॉमिस 5 to 10 ईयर्स करते हैं। उसका कारण है हमारी उम्र तो बढ़नी रुक नहीं जा रही है, एजिंग यानी कंटिन्यूस प्रोसेस है, क्योंकि वो चलती रहेगी। इस वजह से हमारी बॉडी में जो इलास्टिक टिश्यू है जो वापस ग्रेविटी के अगेंस्ट हमारी बॉडी को अपनी शेप में रखता है, वो कम होता जाता है, उसकी जगह पे इन इलास्टिक टिश्यू आ जाता है जो नहीं खिंचता है। ऐसे में ग्रेविटी लगातार जो कि हमारे शरीर पे असर कर रही है वो सारी बॉडी के हिस्सों को ऊपर से नीचे अपनी तरफ खींचती है, तो इन इलास्टिक टिश्यू हैंग करते हैं। तो हम देखते हैं उम्र के साथ सारे फेस में झुर्रियां पड़ के लटक रहे हैं, बॉडी के सारे पार्ट इस तरह से लटकते हैं। तो ये इन इलास्टिक टिश्यू जो चेंज हो गए हैं उस वजह से हैं, और ग्रेविटी की वजह से हो रहे हैं, ये उम्र का चेंज है। तो क्योंकि हम इसको रोक नहीं सकते हैं, उम्र तो हमारी बढ़ेगी, इस वजह से रिजल्ट 5 से 10 साल बोले जाते हैं। जी, कॉस्मेटिक सर्जरी को लेकर के फीमेल ज़्यादा क्रेजी है या मेल्स? अब से करीब 5 से 10 साल पहले तक तो हम बोलते थे कि महिलाएं ज़्यादा इसकी तरफ ध्यान दे रही हैं, पर अब ऐसा नहीं है। आप देखेंगे अब इतने सारे सोशल मीडिया इन्वॉल्वमेंट की वजह से और अपने पीयर ग्रुप में, बिकॉज अपने आपको औरों से डिफरेंट दिखना है, बाकी पैरामीटर्स आपके सेम हैं, तो आप कोशिश करते हैं कि आप बॉडी इमेज इम्प्रूव करें। इसीलिए लोग जिम भी जाते हैं। इतने सारे हर कॉलोनीज़ में देखोगे जहाँ एक जिम होता था वहाँ आजकल 10 होते हैं। यानी धीरे धीरे अपनी तरफ लोग अपना ध्यान देने लगे हैं, औरों से
डिफरेंट दिखने के लिए। तो इसलिए कॉस्मेटिक सर्जरी की रिक्वायरमेंट धीरे धीरे बढ़ रही है, तो वो लड़कों में भी उतनी ही है आजकल जितनी लड़कियों में है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, कौसर। हेलो 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 कौसर, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? हेलो हेलो कौसर, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? लगता है किसी वजह से हमारा इनसे राब्ता नहीं हो पाया। डॉक्टर ललित आपसे और भी बातें होंगी कॉस्मेटिक सर्जरी से जुड़ी हुई। नाजरीन, आप भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। डॉक्टर ललित, जैसे हम बात कर रहे हैं कॉस्मेटिक सर्जरी की, तो इसमें आपने बताया कि बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं वो सिर्फ क्रेज़ के चलते आते हैं कि मेरी नाक थोड़ी इस तरह से कर दो, या मेरी आंखें ऐसी कर दो, या मेरे होठ इस तरह के बना दो। तो ऐसे लोगों के साथ आप किस तरह से डील करते हैं? इसके लिए कुछ पहले लीगल पेपर वर्क भी होता होगा? हाँ, कुछ तो पेशेंट आते हैं जो सीधा फोटोग्राफ लेके आते हैं कि हमारी नाक ऐसे, किसी एक्टर या एक्ट्रेस की हमारी नाक ऐसी कर दीजिए या चेहरा ऐसा कर दीजिए, या कुछ पहले से कुछ फिक्स सोच के आते हैं कि नहीं हमें इस तरह का चाहिए। ये इम्पोर्टेंट, अब इसमें दो चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। एक तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से कि मेडिको लीगल वाली जैसे आपने बात की कि हमें हर पेशेंट की ऑडियो, विजुअल और रिटन कंसेंट लेनी चाहिए, जो कि उनको पहले से इन्फॉर्म कर देना चाहिए। फोटोग्राफ सेशन होता है हर पेशेंट का किसी भी कॉस्मेटिक सर्जरी से पहले। अच्छा। उसमें ये बताया जाता है कि ये लिमिट है आपकी, आप में ये फेस पे चेंजेस आने हैं, जो फोटोग्राफ पे लिख के या पेपर पे लिख के बता दिया जाता है। ये हमारी खुद की सेफ्टी के लिए भी और पेशेंट को बाद में समझाने के लिए भी कि हमारी ये बात हुई थी और ये पॉसिबिलिटीज़ हैं जिसके अंतर्गत आपका रिजल्ट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन से आते हैं, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन जो है वो पॉसिबल होती नहीं है पूरी करनी। जैसे कोई, मैंने बताया कि किसी एक्टर का स्नैप लेकर के आया कि ऐसा बना दो, ऑब्वियसली वो एक अलग इंसान है, आप एक अलग शख्सियत हैं, कैसे आप दोनों को मिला सकते हैं? हम उसकी तरफ जा सकते हैं, बट जितना आपकी बॉडी अलाउ करेगी उससे ज़्यादा तो नहीं जा सकते। जो बिल्डिंग के लिए एक मटेरियल है उसी से बिल्डिंग बनेगी ना, ये उसको समझाना इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए रिटन कंसेंट, ऑडियो कंसेंट और विजुअल कंसेंट, ये तीनों तरह से होना बहुत ज़रूरी है, और फोटोग्राफ होना ज़रूरी है। इस पे पहले दिन पे ही मैक्सिमम काम हो जाना चाहिए, और जिस दिन सर्जरी है दूसरा उस टाइम पे। इस दौरान पेशेंट की जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो सर्जरी से पहले फिर टाइम देकर खत्म हमें करने चाहिए, जिससे वो बाद में परेशान ना हो। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं बैंगलोर से, समीरा। हेलो हेलो मैडम। जी समीरा, बताएं क्या सवाल है? हाँ, मैंने अभी पूछा था गाल मोटे कर सकते हैं जी बिल्कुल। वो ठीक से थोड़ा समझ नहीं पाई, और उसका कितना खर्च होगा? हाँ जी। और उसका साइड इफेक्ट कुछ नहीं होगा? जी, ये साइड इफेक्ट के बारे में जानना चाहती हूँ, और खर्च के बारे में। जैसे मैंने बताया कि हम लोग कॉस्मेटिक सर्जन प्रेफर करते हैं कि अपनी बॉडी का खुद का फैट डाला जाए उसमें। तो चाहे आप जो मार्केट में अवेलेबल फिलर्स हैं, जैसे HA फिलर, रेस्टलीन बोलते हैं, वो डालें, जो कि 6 महीने 1 साल तक रहेगा, और हर साल डलवाते रहें। उसी जो भी गाल फुलाने के लिए डालना है या किसी स्कार के नीचे उसको उठाने के लिए डालना है, या अपनी बॉडी का खुद का फैट जो कि सिरिंज से लेकर के हम फिर इंजेक्ट करते हैं, जिसमें कोई कटिंग या स्यूचरिंग यानी टाँका नहीं होता है। इसके लिए अलग से सिरिंज आता है, जिससे वो आप एस्पिरेट करके उसको प्रोसेस करते हैं, और बीच का हिस्सा फैट का डाला जाता है। उसकी लाइफ और एक्सेप्टेंस बॉडी के लिए ज़्यादा होती है। वो रिजल्ट हमेशा के लिए होता है। हमेशा का मतलब मैंने बताया 5 से 10 साल, वो हमारे लिए 100% रिजल्ट है, क्योंकि आपकी एजिंग तो चल रही है। तो उस खर्चे की जहाँ तक सवाल है, काफ़ी सारे लोग तो बिना बेहोशी के सुन करके, या क्रीम आती है एक सुन करने की, वो लगा के अलाउ कर देते हैं फेस पे कराने के लिए। ये अच्छा होता है हमारे लिए कि पेशेंट कॉन्शियस हो, क्योंकि जब वो स्माइल के साथ में जो फेस में चेंजेस हैं हम वो भी देख सकते हैं, क्योंकि बेहोशी में तो पेशेंट केवल एक बिना स्माइल के चेंजेस ही हम देख सकते हैं, जो ऑपरेशन से पहले मार्क किए होते हैं। पर जब पेशेंट अलर्ट होता है तो उससे हम लोग मूवमेंट करा के, मुंह खोल के, बंद करके, स्माइल करके, चेंजेस देख के फिर इंजेक्शन देते हैं। तो इसमें कोई कटिंग नहीं है। बिना बेहोशी के रफली खर्चा एक और ऐड करें अगर, तो हम करीब 25-30 हज़ार के से लेके 35 तक होता है। और अगर आप, मैं एक नॉर्मल किसी अस्पताल की बात कर रहा हूँ जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स होते हैं, और अगर आप बेहोशी में यही प्रोसीजर करते हैं तो बेहोशी की खर्चा और वो सब ऐड हो जाती हैं दवाइयाँ, उस वजह से करीब 10-15 हज़ार का खर्च फ़र्क पड़ता है। तो जो चीज़ 20-25 से 30 जाएगी वो उसमें 35 से 40 जाएगी। मोटा मोटा ऐसा खर्च होता है। जी, एक कॉलर हमारे साथ हैदराबाद से जुड़े हैं, बालम। हेलो हेलो, सलाम अलैकुम। जी वालेकुम सलाम, बताएं क्या सवाल है आपका?
ये हैदराबाद में किधर डॉक्टर साहब? जी सवाल बताएं, क्या सवाल है, क्या जानना चाहती हैं आप? हैदराबाद में किधर है? हेलो जी, जैसे कॉलर्स जानना चाह रहे हैं कि हैदराबाद में देखिए हर जगह, हर स्टेट में, जैसे हैदराबाद तो इतना डेवलप्ड जगह है, वहाँ तो बहुत सारे प्लास्टिक सर्जन्स हैं, तो आप जो भी वहाँ पे प्रैक्टिस में प्लास्टिक सर्जन है ऑनलाइन जाके चेक कर सकते हैं, या किसी भी बड़े अस्पताल में ज़रूर होंगे, उनसे डायरेक्ट जाके बात कर सकते हैं। आजकल ऐसा नहीं है कि एक केवल लिमिटेड जगह या दिल्ली या मुंबई में बैठ के केवल ये प्रोसीजर या कॉस्मेटिक सर्जरी हो रही है। हैदराबाद काफ़ी बड़ी जगह है, वहाँ कम से कम मेरे ख्याल से 15 से 20 कॉस्मेटिक सर्जन जरूर होंगे। जी डॉक्टर ललित, जैसे कॉस्मेटिक सर्जरी की बात कर रहे हैं तो हेयर ट्रांसप्लांट भी क्या इसके अंदर आता है? हेयर ट्रांसप्लांट एक ऐसी चीज़ है जो इनिशियल पार्ट में डॉक्टर का मैक्सिमम इन्वॉल्वमेंट होता है, फिर प्रोसीजर जो है टेक्निकल रहता है। अच्छा। और फिर एंड रिजल्ट तो हम देखेंगे कि कॉस्मेटिक सर्जन हम लोगों ने शुरू की थी जो प्रोसेस, वो अब बहुत सारी और विभागों में चली गई है। जैसे कि डर्मेटोलॉजिस्ट अब देखें तो शायद कॉस्मेटिक सर्जन के बराबर नंबर में आ गए होंगे जो करते हैं, और भी लोग हम देखेंगे ENT सर्जन, डेंटिस्ट, और इवन जो एलोपैथिक नहीं है, मैंने देखा है कुछ लोग वो भी करते हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है पेशेंट के बेसिक लाइफ सपोर्ट उस फैसिलिटी में ज़रूर होने चाहिए, जिससे कि कोई पेशेंट की लाइफ का खतरा ना हो, कोई एलर्जिक रिएक्शन हो जाए तो उसको करने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर ये क्लिनिक बेस्ड प्रोसीजर होते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के, लोग हॉस्पिटल्स में नहीं कराते हैं क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है उससे। उसको क्योंकि आप 8 से 10 घंटे की कोई सर्जरी करने जा रहे हैं, पूरे दिन का OT चला जाएगा, वो कॉस्ट कटिंग करके लोग क्लिनिक पे जाना शुरू हुए, और फिर वहाँ पे फिर कॉस्ट कटिंग के साथ में फैसिलिटी कटिंग, सेफ्टी कटिंग भी हो गई। तो इसलिए हम तो नहीं प्रोपोगेट करते। बीइंग अ कॉस्मेटिक सर्जन नॉर्मली आप देखेंगे वो क्लिनिक बेस्ड प्रैक्टिस उतनी सर्जिकल तो नहीं करते हैं, केवल मेडिकल साइड की प्रैक्टिस या कंसल्टेशन ही रह जाती है। फिर भी अगर हम एक बात करें इसमें खर्चे की, या किस तरह से किया जाता है, बहुत तो वो रेंज है खर्चे की। आप देखेंगे वही फॉलिकल के हिसाब से खर्च होता है, लोग 10 रुपए फॉलिकल से लेकर 100 रुपए तक लेते हैं। उसका कारण शायद एक तो आप कहाँ काम कर रहे हैं उस वजह से है, आप मतलब ये छोटे शहर में कर रहे हैं, बड़े शहर में कर रहे हैं, उससे फर्क आ जाएगा। आप क्लिनिक पे कर रहे हैं या हॉस्पिटल में कर रहे हैं, फर्क आ जाएगा। हम ज़्यादातर ये सारी प्रैक्टिस अपने हॉस्पिटल में करते हैं, तो हमारे यहाँ थोड़ा पेशेंट को वही रफली 40-50 रुपये पर फॉलिकल के रेट पड़ता है। वही चीज़ कोई क्लिनिक पे करता है तो कितने भी कम में कर सकता है। और परेशानी है जब एक लिमिट से ज़्यादा जब बाल यानी मेगा सेशन करना हो तो 2 दिन करना पड़ेगा वो प्रोसेस, तो ये चीज़ पेशेंट के लिए बाहर क्लिनिक के मुकाबले आउट ऑफ रीच लगती है। उन्हें लगता है कि ये डबल हो गया, क्योंकि हम पेशेंट का 2 दिन का OT चार्ज लग गया, 2 दिन के वो पूरे घंटे लग गए, उतना स्टाफ लग गया। ये चीज़ें कॉस्ट बढ़ाती हैं, पर ये सेफ्टी लाती हैं साथ में, पेशेंट की एटलीस्ट कोई लाइफ का खतरा नहीं होगा इसमें, और पेशेंट को मॉनिटर करा जाएगा, एनेस्थेटिस्ट होगा, सारी फैसिलिटीज़ होंगी। तो कॉस्ट उस वजह से बढ़ती है, ना कि सर्जन की फीस बढ़ती है। वही चीज़ क्लिनिक पे कट जाती हैं क्योंकि सेफ्टी कम हो जाती है, तो पेशेंट इस वजह से भी क्लिनिक पे ज़्यादा जाते हैं। पर कुछ क्लिनिक्स हैं जो केवल हेयर करते हैं, वो अच्छे से इक्विप्ड होते हैं, तो वो पेशेंट देख ले कि उसकी सेफ्टी है कि नहीं वहाँ। ऐसा नहीं हो कि कॉस्ट के चक्कर में उस सेफ्टी मेजर्स पे कॉम्प्रोमाइज हो और खाम में उसकी लाइफ। और ये कामयाब किस हद तक होता है? एक्चुअली अपनी बॉडी का खुद का बाल एक जगह से आप दूसरी जगह लगा रहे हैं, तो प्रैक्टिकली आपका 100% रिजल्ट होना चाहिए। पर तब भी जो यील्ड बोलते हैं, मतलब आपने 100 लगाए उसमें से कितने बाल लगे, तो जो बेस्ट सेंटर्स हैं उसमें भी करीब 15 से 20% लॉस होता ही होता है, और जो एवरेज है उसमें 30% लॉस होता है। तो 70% तो लगेंगे ही लगेंगे, चाहे कोई भी लगाए। जी, कॉस्मेटिक सर्जरी में अगर हम कॉम्प्लिकेशंस की बात करें और इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो उसका कितना % है? 2 चीज़ हैं। कुछ सर्जरीज हैं जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन के लिए न्यूज़ में आती हैं, जैसे ब्रेस्ट सर्जरीज हो गई या फेस में नोज सर्जरी हो गई। ये न्यूज़ में तब आती हैं जब मेजर चेंज हो जाता है या किसी सेलिब्रिटी के साथ कोई हादसा हो जाता है। अगर आप वैसे देखो, कोई वॉक करके पेशेंट आता है तो वो गूगल देखकर आता है या किसी पेशेंट के बारे में सुनकर आता है। जी डॉक्टर ललित, जैसे कि वक्त हमारे पास थोड़ा सा कम है, इस पे हम और भी बात करेंगे कॉस्मेटिक सर्जरी पे अपने आने वाले आइंदा हफ्तों में। आप यहाँ पर आए, आपने वक्त दिया, कॉलर्स के सवालों का जवाब दिया, आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। कल हेलो परवाज में हमारे साथ होंगे ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर शिरीष। इनसे आप हड्डियों से जुड़े सवाल पूछ सकते हैं। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सेहतमंद रहिए। आदाब।